शहर के बीचों बीच बना पुराना सिटी जनरल हॉस्पिटल, दिन में इलाज का घर, लेकिन रात में डर का अड्डा। इस हॉस्पिटल की मार्चरी और उसके ठीक ऊपर बना वार्ड नंबर 17 सालों से बदनाम है। स्टाफ के स्टाफ के लोग कहते हैं कि वहां से रात को अजीब कराहें आती है, बेड्स अपने आप हिलते हैं और कई बार मरीजों को वही दिखता है जो असल में जिंदा नहीं होता। कहानी शुरू होती है राहुल, एक नए इंटर्न डॉक्टर से, जो सच्चाई जानने की जिद में हॉस्पिटल के सबसे अंधेरे हिस्से तक पहुंच जाता है। उसके साथ है मीरा, एक नर्स जिसे बार बार लगता है कि अधूरी लाशें उसे पुकार रही है। धीरे धीरे खुलता है हॉस्पिटल का सबसे बड़ा राज। वो डॉक्टर वर्मा नाम का एक पागल डॉक्टर, जो अधूरे अधूरे पर रिसर्च कर रहा है, मरे हुए शरीरों को आधा जिंदा करके उन्हें मौत और जिंदगी के बीच फंसा फंसा कर। पर सवाल यह है, क्या राहुल और मीरा इस डरावने रहस्य से बच पाएंगे, या फिर वो भी बन जाएगी उसी वार्ड का हिस्सा जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आया। राहुल के हाथ कांप रहे थे जब उसने हॉस्पिटल का गेट धकेला। पुरानी जंग लगी लोहे की सलाखें चर्र की आवाज करती हुई खुली। सामने सरकारी हॉस्पिटल का वो विशाल भवन खड़ा था। पीले दरवाजे, जगह जगह छिली हुई पेंट, टिमटिमाती ट्यूबलाइटें और भीतर से आती बीमारों की कहराती आवाजें। राहुल गांव से आया था। घर घर में पैसे की तंगी थी। पिता की बीमारी ने परिवार की हालत और बिगाड़ दी थी। उसे तुरंत नौकरी की जरूरत थी, और कही कारण था कि उसने वार्ड बॉय की पोस्ट बिना सोचे समझे पकड़ ली थी। ड्यूटी सुपरवाइजर ने उसे पहली रात मार्चरी वार्ड में भेज दिया। डरने की जरूरत नहीं, सुपरवाइजर ने बोला। लाशें आदमी को कुछ नहीं कहती, बस उन लोगों से बचना जो जिंदा है। राहुल ने जब मार्चरी का दरवाजा खोला तो भीतर से ठंडी सड़ी गली गंध बाहर आई। भीतर का तापमान बहुत कम था। कमरे में लोहे के स्लैब थे जिन पर सफेद चादरों से ढके शव पड़े थे। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी टक टक करती हुई 11 बजा रही थी। राहुल ने हल्की घबराहट के साथ चारों ओर देखा। कमरे के कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसकी लाल बत्ती जल रही थी। ठीक है, उसने खुद को समझाया, ये बस एक कमरा है, कुछ नहीं होगा। पहली आधी रात शांति से गुजरी। राहुल किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, लेकिन लगभग 3 बजे अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा ढकेला हो। वह चौंक कर उठा। कमरे में सब सामान्य था, मगर उसकी नज़र स्लैब नंबर 4 पर पड़ी वहाँ चादर थोड़ी खिसकी हुई थी, जैसे अंदर का शव हिला हो। राहुल का गला सूख गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह स्लैब तक गया। कांपते हाथों से चादर को ठीक किया। शव स्थिर था, शायद हवा से, उसने खुद को समझाया, जबकि कमरे में खिड़की तक नहीं थी। सुबह होते होते उसने ये सोचकर राहत ली कि शायद वह बस थकान के कारण भ्रम देख रहा था, लेकिन असली झटका उसे अगली रात लगा। राहुल सीसीटीवी मॉनिटर पर बैठा था और स्क्रीन पर मार्चरी का सीधा दृश्य दिख रहा था। अचानक उसने देखा, स्लैब नंबर 2 पर खड़ा शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने स्क्रीन पर ध्यान गड़ा लिया। शव ने अपना सिर दाएं बाएं घुमाया, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। फिर अचानक कैमरे का कैमरे का सीधा सामना कर लिया। राहुल की सांस अटक गई। मॉनिटर में वो लाश सीधे उसकी तरफ देख रही थी, और अगले ही पल स्क्रीन खाली हो गई। कमरे में हल्की सरसराहट गूंजी। राहुल ने कांपते हाथों से पीछा देखा। स्लैब नंबर 2 का चादर फर्श पर गिरा हुआ था। राहुल पूरी रात उस मॉनिटर को घूरता रहा। स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी और फिर चालू होती थी, लेकिन जब भी वह दोबारा ऑन होती, स्लैब नंबर 2 का शव वापस लेटा मिलता, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
सुबह होते होते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ड्यूटी बदलने आई नर्स मीरा ने उसकी हालत देखी। क्या हुआ? पहली रात में ही चेहरा ऐसा क्यों बना है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। राहुल हकला गया। कुछ कुछ अजीब देखा था। मीरा थोड़ी देर चुप रही। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर धीरे से बोली, तुम्हें भी दिखाई दिया ना? राहुल के पैर तले तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मीरा पास आकर फुसफुसाई, यह मार्चरी सामान्य नहीं है। यहाँ कई लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखी है, लेकिन सब चुप रहते हैं वरना नौकरी चली जाएगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन की ड्यूटी खत्म होने के बाद उस दिन की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी राहुल का मन बेचैन रहा। घर जाते समय भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा हो। सड़क सुनसान थी। हॉस्पिटल के गेट से लेकर किराए के कमरे तक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। रात को खाना खाते समय उसने तय किया कि वह मीरा से और बातें करेगा। शायद वही कुछ सच बता सके। अगली रात मीरा खुद ही मार्चरी में आ गई। आज तेरी ड्यूटी है ना? मैंने सोचा सोचा था बैठते ही। राहुल को थोड़ी हिम्मत मिली। मीरा, सच सच बता, ये सब क्या है? कल मैंने देखा कि एक शव उठकर बैठ गया था, मगर सीसीटीवी फिर बंद हो गया। मीरा की आंखें गहरी हो गई। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। कई बार देखा है लाशें अपने आप हिलती है, सांस जैसी आवाजें आती है, और कभी कभी तो बेड से नीचे उतर जाती है, लेकिन हर बार सुबह तक सब वापस अपनी जगह पर लौट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहुल ने घबराकर पूछा, कोई इस बारे में डॉक्टर वर्मा को नहीं बताया? मीरा ने कड़वी हंसी। डॉक्टर वर्मा? वो इस सब की जड़ है। जो तुमने देखा वो कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके प्रयोग है। राहुल के कान सुन्न पड़ गए। प्रयोग? मीरा धीरे धीरे बोली, कहते हैं वो मृत शरीर पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह से जीवन वापस लाने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन जो लौटता है वो इंसान नहीं होता। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी। दोनों चौंक कर स्लेब की ओर देखने लगे। स्लेब नंबर 4 पर रखा शव धीरे धीरे करवट बदल रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। राहुल और मीरा जमे खड़े जमे खड़े रहे। लाश ने अचानक झटके से आंखें खोल दी, पीली धुंधली आंखें, और उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली, हम अधूरे हैं, हम अधूरे हैं। मीरा मीरा ने राहुल का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागी। दोनों ने दरवाजा बंद कर बाहर सांस ली। राहुल कांपते हुए बोला, ये क्या है? मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह है लाश का वार्ड। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। मीरा की बातें उसके कानों में गूंजती रही। जो लौटता है वो इंसान नहीं होता। सुबह होते ही वह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था, मरीजों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच खोया हुआ। नजरें सामने थी, लेकिन दिमाग रात की घटना में अटका हुआ। दोपहर के वक्त डॉक्टर वर्मा अचानक वहां से गुजरे। सफेद कोट, चश्मा, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब चमक। वे सीधे राहुल की ओर देख कर रुके। नया लड़का है ना? उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। जी सर। राहुल कहलाया। डॉक्टर वर्मा ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ पढ़ रहे हो। फिर बस इतना बोले, मार्चरी में काम करना आसान नहीं है। वहाँ जो दिखते हो उसे हमेशा याद रखो, लेकिन जुबान पर मत लाओ। राहुल का गला सूख गया। वर्मा बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गए। शाम को मीरा ने राहुल को कैंटीन में बुलाया। उसने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहना, वर्मा सब जानता है। मार्चरी में जो कुछ होता है वो उसी की वजह से है। राहुल ने पूछा, लेकिन ये सब वो क्या कर रहा है?
मीरा ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, कहते हैं उसकी बेटी एक हादसे में मरी थी। तब वे तब से वे पागल हो गई। मौत को मात देने की कोशिश कर रहा है, पर हॉस्पिटल वालों को बस इतना पता है कि वो रिसर्च कर रहा है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। मार्चरी की ठंडी हवा, शवों का हिलना और वो पीली आंखें, सब एक साथ दिमाग में घूमने लगा। उस रात राहुल ने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। ड्यूटी पर पहुंचते ही उसने सीसीटीवी रूम की चाबी चुपके से ली। मॉनिटर चलाकर उसने पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग निकाली। घंटों फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद अचानक एक फुटेज पर उसकी उंगली रुक गई। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, डॉक्टर वर्मा खुद रात में मार्च में खड़े थे। उनके हाथ में चमकता सर्जिकल टूल है और सामने का शव धीरे धीरे बैठ रहा है, मानो उनके इशारों पर चल रहा हो। राहुल की सांस रुक गई। उसने मॉनिटर की आवाज बढ़ाई। डॉक्टर वर्मा शव के कान में कुछ कह रहे थे। उठो, अधूरा मत रहो। और शव ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। अचानक कमरे की लाइट चली गई। सीसीटीवी रूम में अंधेरा डूब गया। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोला। कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन दूर से आती थी वही फुसफुसाहट, हम अधूरे हैं। राहुल के माथे पर पसीना था। सीसीटीवी रूम के अंधेरे में उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकने लगा। कॉरिडोर सुनसान था, मगर फुसफुसाहट अभी भी पास पास गूंज रही थी। उसके कानों में शब्द साफ उतरे थे, हम अधूरे हैं। राहुल ने डर के मारे कमरे का दरवाजा बंद किया और दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़ देगा। सुबह होते ही उसने मीरा को सारी बात बताई। मीरा ने ध्यान से सुना, फिर बोली, अब तुझे यकीन हो गया? ये सब वर्मा ही कर रहा है। उसने लाशों को आधा जिंदा बना दिया है, इसलिए वो बोलते हैं हम अधूरे हैं। वो पूरा इंसान नहीं बन पाए। राहुल ने सिर पकड़ लिया। लेकिन अगर ये सब सच है, तो हॉस्पिटल वाले चुप क्यों हैं? मीरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि वर्मा यहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसका नाम, उसकी पोजीशन, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। और ऊपर से सबको पैसा मिल रहा है। उसकी रिसर्च के लिए किसी को परवाह नहीं कि वो नीचे क्या हो रहा है। राहुल के भीतर गुस्सा उबाल मारने लगा। तो हमें कुछ करना होगा। मीरा ने डर डर कर उसे देखा। सोच समझ कर बोल, ये खेल जानलेवा है। उस रात राहुल ने तय किया कि वो खुद मार्चर में छुपकर देखेगा। करीब 2 बजे, जब पूरा हॉस्पिटल नींद में था, वो चुपके से ठंडी लोहे के ब्लैक स्लैब के पीछे छुप गया। कमरा अंधेरे और ठंड से भरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखें दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ देर बाद दरवाजा चर्र की आवाज से साथ खुला। डॉक्टर वर्मा अंदर आए। उनके साथ 2 वार्ड बॉय और एक बड़ी सी ट्रॉली थी, जिस पर ताजा शव रखा था। वर्मा ने अपने दस्ताने पहने और सर्जिकल टूल उठाया। धीरे धीरे शव पर कुछ अजीब इंजेक्शन लगाए। गाढ़ा काला तरल। राहुल ने देखा, कुछ ही मिनटों में शव की उंगलियां हिलने लगी, पलकें कांपी और धीरे धीरे लाश ने आंखें खोल दी। कमरे में ठंडी हवा और भी भारी हो गई। शव ने गहरी आवाज में कहा, हम अधूरे हैं। राहुल का खून जम गया। डॉक्टर वर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जल्द ही तुम पूरे हो जाओगे। मैं तुम्हें जिंदा करूंगा और तब मौत हार जाएगी। वार्ड बॉय कांपते हुए खड़े खड़े थे, लेकिन वर्मा की आंखों में जुनून था। उन्होंने शिव का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बच्ची की कसम, मैं मौत को हरा कर रहूंगा। राहुल अब और चुप नहीं रह सकता। उसने आ- अचानक हिम्मत जुटाकर अपनी चुपने की जगह से बाहर कदम रख कर दिया। ये सब पागलपन है। डॉक्टर वर्मा
उसकी आवाज कांप रही थी। ये इंसान नहीं रहे, ये बस मौत और जिंदगी के बीच फंसे हुए थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। वर्मा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तो तुमने सब देख लिया? राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा वो शिव जो अभी अभी उठा था धीरे धीरे स्लेब से नीचे उतर रहा था। उसके कदम भारी थे, आंखें पीली चमक रही थी और वो सीधा राहुल की तरफ बढ़ रहा था। शिव की भारी चाल की आवाज राहुल के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही राहुल के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। ठंडी हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। उसकी सांसें अटक रही थी। पाँव पीछे हट रहे थे। डॉक्टर वर्मा ने हाथ उठाकर शव को रोक दिया। बस, अभी नहीं। लाश फिर से ठिठक गई, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी हो। राहुल के होश उड़ गए। क्या वर्मा सचमुच इन लाशों को नियंत्रित कर सकता है? वर्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। राहुल, तुम समझ नहीं रहे। ये मौत पर जीत है, इंसानियत का भविष्य है। जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा, कोई माँ बाप अपनी औलाद को खो नहीं पाएंगे। कोई इंसान समय से पहले नहीं मरेगा। उनकी आंखें उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी धार्मिक विश्वास से भरी हो। लेकिन राहुल कांपते हुए बोला, ये जीत नहीं, पागलपन है। ये लोग इंसान नहीं रहे, ये अधूरे हैं, दर्द में फंसे हुए। आपने इन्हें मुक्ति छीन ली है। वर्मा वर्मा की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने ठंडी नजर से कहा, तुम अभी नया हो, समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुमने ये बात बाहर कही तो तुम्हें भी इन्हीं की तरह अधूरा बना दूंगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह किसी तरह वहां से भाग निकला। कॉरिडोर में आते ही उसने सांस ली, मानो पानी से निकलकर आया हो। सीधा भागकर मीरा के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही मीरा ने खोला और उसे देख चौंक गई। क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? राहुल ने सब कुछ बता दिया। कैसे और अम्मा ने शिव को जिंदा किया, कैसे वो उनके बात कर रहे थे। मीरा ने गहरी सांस ली। मैंने तुझसे कहा था, वर्मा मौत को मात देने की कोशिश में सब कुछ भूल चुका है और ये हॉस्पिटल की सब आंखें बंद किए है। पैसा और डर दोनों ने उन्हें खामोश बना दिया है। राहुल ने दांत पीछे। तो हमें ही कुछ करना होगा। ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मीरा डरते हुए कही, लेकिन अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो तुझे भी? राहुल ने बीच में ही कहा। तो क्या मैं चुप रहूं? उन आत्माओं को हर रात बना बना दूं देख अधूरा बना देखूं? ये इंसानों की कब्रगाह है मीरा, और मैं इसे बंद करवाऊंगा। दोनों ने तय किया कि वे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रूम में जाकर सब सबूत ढूंढेंगे, क्योंकि वर्मा के प्रयोग बिना किसी कागजी काम के संभव नहीं है। रात के 1 बजे दोनों चुपके से रिकॉर्ड रूम में घुसे। पुरानी फाइलें, धूल से भरी अलमारियां और पीली पड़ चुकी रिपोर्ट। मीरा ने कहा, देख, अगर हमें कुछ मिला हो तो यह हमारी जान बचा सकता है। कुछ देर खोजने के बाद राहुल के हाथ एक मोटी फाइल लगी। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट पुनर्जन्म, डॉक्टर V.K. वर्मा। राहुल के हाथ कांप गए। उसने फाइल खोली। अंदर ढेर सारे फोटो और रिपोर्ट थी। शवों की तस्वीरें, आंखें खुली हुई, शरीर पर सर्जरी के निशान, और हर तस्वीर के नीचे लिखा था, अधूरा चरण। अधूरा चरण 1, अधूरा चरण 2। मीरा ने सिंह कर कहा, हे भगवान, ये सब सच है। अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। दोनों ने जल्दी से फाइल बंद की। दरवाजे की दरार से दिखा, डॉक्टर वर्मा टॉर्च लेकर कॉरिडोर में आ रहे थे। राहुल और मीरा की सांसें थम गई।
अगर वो पकड़ लिए गए तो शायद अगली फाइल में उनके नाम भी अधूरे के नीचे लिखे होते। रिकॉर्ड रूम में अंधेरा और भी घना हो गया था। राहुल और मीरा अलमारी के पीछे छुपे सांस रोक खड़े थे। बाहर से आती टॉर्च की किरणें फाइलों पर चमकती और गायब हो जाती। डॉक्टर वर्मा के कदमों की आहट धीरे धीरे पास आ गई। कौन है यहाँ? उनकी भारी आवाज गूंजी। राहुल ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। वर्मा की परछाई दरवाजे की दरार से अंदर पड़ी। लंबी डरावनी। कुछ पलों बाद कदमों की आवाज दूर होती गई। दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने राहत की सांस ली। चलो अभी निकलते हैं, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन तभी पीछे से फाइलों का ढेर गिर पड़ा। धम की आवाज पूरे रिकॉर्ड रूम में गूंजी। दरवाजा तुरंत खुला। इस बार टॉर्च की रोशनी सीधी उनके चेहरों पर पड़ी। डॉक्टर वर्मा दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी आंखें ठंडी और स्थिर थी। तो तुम्हें सब मिल गया? राहुल और मीरा ने मौका देखते ही खिड़की की ओर भागा। पुरानी खिड़की का शीशा टूटने की दोनों बाहर कूद गए। रात का अंधेरा, हॉस्पिटल का पिछला आंगन जहाँ सूखी पत्तियां उड़ रही थी। पीछे से वर्मा की आवाज गूंजी। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन याद रखना अधूरे हर जगह है। दोनों बिना रुके हॉस्पिटल के कॉरिडोर के होकर स्टाफ वार्डर की ओर भागे। सांसें फूल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी रुकना मौत को बुलावा होगा। अपने कमरे में पहुंचकर राहुल ने फाइल को पेज पर पटक दिया। मीरा कांपते हुए पन्ने पलट रही थी। हर रिपोर्ट और भी डरावनी थी। शवों पर किए गए इंजेक्शन, दिमाग पर बिजली के प्रयोग और एक लाइन बार बार लिखी हुई। सब्जेक्ट अधूरा है। चेतना 30 सेकंड तक रही, फिर असफल। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, ये सबूत है। अगर इन्हें बाहर पहुंचा दे तो वर्मा का खेल खत्म। राहुल ने सिर हिलाया। लेकिन बाहर कैसे? हॉस्पिटल से निकलना ही मुश्किल है। और अगर वर्मा ने पकड़ लिया तो? वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी वक्त कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। खिड़की से आती हवा में पर्दे अपने आप हिलने लगे। धीरे धीरे दरवाजे के पास सरसराहट गूंजने लगी, मानो कोई भारी चीज खींच कर ला रहा हो। राहुल और मीरा ने कांपते हुए दरवाजा खोला। कॉरिडोर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे मार्चेरी की ओर जा रहे थे। मीरा ने सुबकते हुए कहा, ये लाशें अब वार्ड से बाहर निकलने लगी है। राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। फुसफुसाहट पास आ रही थी। हम अधूरे हैं। कॉरिडोर में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन भी गूंज रही थी। गीले पैरों के निशान धीरे धीरे खुद ब खुद फैलते जा रहे थे, जैसे कोई अंधे की भीड़ एक साथ चल रही हो। राहुल और मीरा कांपते हुए पीछे हटे। अचानक अंधेरे के बीच एक आकृति उभरी। चेहरा आधा सड़ चुका, आंखें पीली रोशनी में चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और कहराते हुए बोला, हम अधूरे हैं। उसके पीछे और भी परछाई उभरी। 10, 15, 20। हर शव अपनी चाल में भारी, लेकिन उनकी आंखों में एक ही दर्द, जैसे मुक्ति की भीख मांग रहे हो। मीरा ने चीख दबाते हुए राहुल का हाथ पकड़ा। ये सब कमरे से बाहर आ गए हैं। वर्मा ने इन्हें क्यों रोका क्यों नहीं? राहुल की आंखें फटी रह गई। शायद अब वो खुद इन्हें संभाल नहीं पा रहा। अचानक पूरा हॉस्पिटल हिलने लगा। लाइटें बार बार जल बुझने लगी। ऊपर से सायरन की आवाज गूंज उठी, इमरजेंसी कोड रेड। लेकिन अजीब बात यह थी कि न कोई डॉक्टर भागते हुए दिखा, न कोई नर्स। पूरा स्टाफ गायब था, जैसे हॉस्पिटल अधूरे के हवाले हो चुका हो। राहुल और मेरा सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन सीढ़ी से ही 3 अधूरे उतर रहे थे। उनकी आंखें सीधे दोनों पर जमी थी। मीरा कांपते हुए रो पड़ी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने दांत बिचक कर कहा, ये बस एक हमें फाइल और ये सच हॉस्पिटल के बाहर निकालना होगा।
चाहे जैसे। दोनों बैक डोर की ओर भागे, लेकिन तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर लेकिन तभी कॉरिडोर लेकिन तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से डॉक्टर वर्मा प्रकट हुए। उनके हाथ में वही काला इंजेक्शन था, चेहरे पर सनक और आंखों में जुनून। भागकर कुछ हासिल नहीं होगा राहुल, उनकी आवाज गूंजी। ये अधूरे ही भविष्य है। मैं उन्हें पूरा कर कर दूंगा और तुम मेरी रिसर्च का हिस्सा बनोगे। वो इंजेक्शन लेकर राहुल की ओर बढ़े, लेकिन उसी पल पीछे से अधूरों की भीड़ गरज उठी। उनकी कराह पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। हमें मुक्ति चाहिए। राहुल और मीरा के चारों ओर अधूरे घेरने लगे। वर्मा उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, तुम मेरे आदेश मानोगे। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन इस बार अधूरे वर्मा की ओर बढ़े। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था, जैसे अपने ही बनाने वाले को निगल जाना चाहिए चाहते हो। मीरा ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये मौका है, भागो। राहुल ने उनकी कलाई पकड़ी और दोनों फाइल लेकर बैकडोर की तरफ भागे। पीछे से वर्मा की चीख गूंजी, नहीं। और फिर सब कुछ अंधेरों की कराह में दब गया। बाहर सड़क पर खड़े होकर दोनों हांफते हुए रुके। हॉस्पिटल की इमारत अधूरे में डूबी थी और अंदर से फुसफुसाहट गूंज रही थी। मीरा ने फाइल सीने से लगाई और बोली, अभी ये सच दुनिया के सामने आएगा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अधूरे हमारे साथ बाहर आ चुके हैं। सड़क पर अंधेरी रात छाई थी। राहुल और मीरा हांफते हुए हॉस्पिटल से दूर भाग रहे थे। फाइल अभी भी उनके हाथों में थी, प्रोजेक्ट पुनर्जन्म का पूरा सच। लेकिन उनके पीछे धीमे धीमे कदमों की आवाज गूंज रही थी। कोई उनका पीछा कर रहा था। राहुल ने मुड़कर देखा। चार अधूरे सड़क के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखें ठंडी, शरीर अधजला और आवाज में दर्द। हमें मुक्ति दो। मीरा के हाथ कांप उठे। ये हमारे पीछे क्यों आए हैं? हमें क्यों? राहुल ने धीमे आवाज में कहा, क्योंकि अब हम सच जानते हैं। शायद इन्हें हमसे ही मुक्ति चाहिए। अचानक एक अधूरा तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसकी चाल भारी थी, मगर आंखों में विनती। उसने राहुल की कलाई पकड़ी और कांपती आवाज में बोला, जला जला दो, हमें जला दो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। अब वह समझ गया था, ये लाशें मौत से नहीं डर रही, बल्कि उसी मौत की भीख मांग रही थी, जिससे वर्मा ने उन्हें वंचित कर दिया था। दोनों भागते हुए नजदीकी गैस स्टोर तक पहुंचे। मीरा ने कांपते हाथों से मिट्टी का तेल उठाया। राहुल ने आग की माचिस जलाई। अधूरे धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई जमीन पर घुटने के बिल गिर रहा था। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सबको अब आजाद कर दूंगा। उसने मिट्टी का तेल फैलाया और आग लगा दी। आग की लपटें अधूरों को घेरने लगी। उनकी कराह हवा में गूंजी, फिर धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। मीरा कांपती आवाज में बोली, ये अब आजाद हो गए। लेकिन तभी पीछे से एक जबरदस्त चीख सुनाई दी। डॉक्टर वर्मा जलते हुए अधूरे में से निकलते दिखे। उनका चेहरा आधा राख में बदल चुका था, मगर आंखों में पागलपन अभी भी था। तुमने मेरा सपना जला दिया। वो चीखे और आग में समा गए। उनकी चीख रात में गूंजती रही, जब तक सब राख में तब्दील न हो गया। राहुल और मीरा खामोश खड़े रहे। फाइल अब भी उनके हाथ में थी। मीरा ने डरते हुए पूछा, अब क्या करेंगे? राहुल ने आसमान की तरफ देखा और ठंडी सांस छोड़ी। अब ये सच दुनिया के सामने दिखाएंगे, लेकिन याद रखना मीरा, अगर वर्मा जैसा कोई और फिर कोशिश करेगा तो शायद अगली बार हम अधूरे होंगे। दोनों अंधेरे में चलते गए। पीछे केवल राख और जली हुई कराहें रह गई और हवा में अभी भी एक धीमी आवाज गूंज रही थी, हम अधूरे हैं।